गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने कोल के बारे में पढ़ा था, कोल तार के बारे में पढ़ा था, कोल गैस के बारे में पढ़ा था, कोक के बारे में पढ़ा था, कोल की यूजेस के बारे में पढ़ा था, कोल के ओरिजिन से बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम के ओरिजिन और उसके ओकरेंस के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम शुरू करेंगे ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल की, यानी कि जो तेल के कुएं हैं वो किस तरह से खोदे जाते हैं, क्यों खोदे जाते हैं, किस कारण से खोदे जाते हैं, कहाँ खोदे जाते हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। The prospective size of a petroleum is located and mapped by geographical, geological and seismic methods। कि जो प्रोस्पेक्टिव साइज होता है पेट्रोलियम का, कोई ड्रिल अगर हम कोई माप मान लीजिए हम कुआं खोद रहे हैं जहां पर हमें ऑयल मिलने की आशंका है, तब उसका क्या साइज होगा, वो कहाँ पे लोकेट होगा, ये सभी जो चीजें हैं ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जियोलॉजिकल और सेस्मिक मेथड्स के आधार पर है वो सेट की जाती है, लोकेट की जाती है। विद द हेल्प ऑफ जियांट रिग्स ए होल इज ड्रिल इन द अर्थ क्रस्ट। कि एक बड़ी मशीन होती है, जियांट रिग्स का मतलब वो एक बड़ी मशीन होती है जो घूमते हुए होल करने के काम में आती है, जिसकी मदद से हम होल करेंगे, अर्थ की क्रस्ट के अंदर एक बड़ा होल करेंगे। व्हेन द होल रीचेस द रॉक टैप, जब जो होल है वो रॉक जो चट्टान जिसके अंदर पेट्रोलियम होता है उसके टॉप तक पहुंचेगी, तब क्या होगा, द नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद द ग्रेट प्रेशर। तब है वहां से जो नेचुरल जो गैस है वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस सबसाइड्स, जब गैस निकल जाएगी, प्रेशर खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम स्टार्ट फ्लोइंग ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस। और बचे हुए जो प्रेशर होता है, जो नीचे प्रेशर उनके अंदर होगा, जब गैस निकलने के बाद में प्रेशर के कारण जो पेट्रोलियम है वो भी बाहर निकल जाएगा। When the pressure falls further, the petroleum is pumped out by the motors, electric motors। कि जब यहाँ पर प्रेशर खत्म हो जाएगा, प्रेशर खत्म होने के बाद में जो बचा हुआ पेट्रोलियम है उसको इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से पंप करके बाहर निकाल लिया जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट मैनी ऑयल वेल यील्ड ओनली गैस नॉट पेट्रोलियम। ये चीज हमें याद रखनी है कि कई सारे ऐसे कुएं होते हैं जिनके अंदर सिर्फ गैस पाई जाती है, पेट्रोलियम नहीं पाया जाता। Thus, hundred of oil wells are drilled in prospective area, but some of them yield petroleum। कि 100 ऑफ वेल है वो ड्रिल किए जाते हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में जो कुएं हैं वो खोदे जाते हैं तेल की प्राप्ति के लिए, पेट्रोलियम की प्राप्ति के लिए, लेकिन जो पेट्रोलियम है उन्हीं में से कोई गिने चुने जो कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं, उनमें निकलता है, बाकियों में से सिर्फ गैस ही निकलती है। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। रिफाइनिंग किस तरह से होती है? क्रूड पेट्रोलियम मस्ट बी रिफाइंड बिफोर इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल और फॉर फर्दर अदर पर्पजेज। कि जो क्रूड ऑयल जो निकलता है, जो कच्चा जो पेट्रोलियम जो निकलता है, उसको फ्यूल के रूप में उपयोग करने के लिए या फिर अदर पर्पज के रूप में उपयोग करने से पहले उसको रिफाइन करना जरूरी होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट लाइक पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एटसेट्रा। क्योंकि इसके अंदर ये प्योर नहीं होता और इसके अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट है उनका मिक्सचर होता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर होता है, और पैराफिन वैक्स का मिक्सचर होता है, पेट्रोल डीजल का मिक्सचर होता है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल इनमें मिला हुआ होता है। द बेसिक स्टेप इज द रिफाइनिंग प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। की जो रिफाइनिंग प्रोसेस में बेसिक जो स्टेप होता है वो डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू वैरायटी ऑफ ग्रुप्स बाय बॉइलिंग देम अंटिल दे वेपराइज। कि जो डिस्टिलेशन है वो सेपरेट करता है क्रूड ऑयल को अंटिल इनटू द वेरियस वैरायटी ऑफ ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स की वैरायटी में, बाय बॉइलिंग देम, और उनको बॉइलिंग करके, उनको बॉईल करके, अंटिल दे वेपराइज, जब तक कि वे वाष्पीकृत नहीं हो जाते। द वेपर इज अलाउड टू कूल एट डिफरेंट टेम्परेचर इन ह्यूज टावर। कि जो वेपर है उसको अलग टावर, एक बड़े टावर के अंदर है वो ठंडी की जाती है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। एट ईच टेम्परेचर, प्रत्येक टेम्परेचर पर, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बिकम लिक्विड एंड सेपरेट आउट। प्रत्येक टेम्परेचर पर कुछ जो हाइड्रोकार्बन है वो लिक्विड बन जाते हैं और साइड में चले जाते हैं। दिस दे आर कॉल्ड फ्रैक्शन, इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। हेंस दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसलिए हम इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। सम फ्रैक्शंस आर यूज्ड एज फ्यूल इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल। कि कुछ फ्रैक्शन है वो यूज किए जाते हैं फ्यूल के रूप में और इनमें पेट्रोल और डीजल है वो भी शामिल होते हैं। अदर फ्रैक्शन अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल केमिकल रॉ मटेरियल्स। और जो बचे हुए जो फ्रैक्शंस है जो निकलते हैं, इनसे पदार्थ निकलते हैं, उनको भेज दिया जाता है
ट्रीटमेंट के अंदर प्रोसेस करने के लिए, ताकि इनसे और जो अलग इंपॉर्टेंट केमिकल जो रॉ मटेरियल है, रासायनिक जो कच्चे पदार्थ है वो प्राप्त किए जा सके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से होती है रिफाइनिंग इसकी पूरी प्रोसेस को। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। क्रूड पेट्रोलियम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली अबव इन द फर्नेस। कि जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको भट्टी के अंदर, फर्नेस भट्टी होती है, भट्टी के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। द वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम आर फेड इनटू अ टाल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नियर इट्स बॉटम। कि जो वेपर होती है वो सारी की सारी एक टाल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसके बॉटम के पास में, उसके जो सतह है उसके पास में, तो वहां पर लाई जाती है। एज द वेपर राइज अप इन द कॉलम, जैसे जैसे जो वेपर है वो कॉलम के अंदर बढ़ती जाती है, दे लूज हीट, वो हीट को खोती जाती है, एंड हेंस देयर टेम्परेचर ड्रॉप, और उनका टेम्परेचर है वो गिरता जाता है। दस इसलिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मेंटेन इटसेल्फ एट ए डिफरेंट टेम्परेचर्स विद डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन अपवर्ड डायरेक्शन। कि इनके अंदर क्या होता है, जो फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम होता है उसके अंदर खुद के अंदर अलग अलग टेम्परेचर की सतह होती है। जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं टेम्परेचर है वो कम होता जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर में इस डिफरेंस के कारण द वेपर विल हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट। कि जिन वेपर की सबसे ज्यादा हाईली बॉइलिंग पॉइंट होगी वो सबसे पहले पिघलेगी, पानी में चेंज होगी। बट द वेपर विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइजेस अप एंड कंडेंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। लेकिन ऐसे जो वेपर्स होगी जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, वो सारी है वो ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद में अलग अलग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के पार्ट के अंदर जाके वो कंडेंस होगी, वो लिक्विड के अंदर चेंज होगी। द वेपर्स और गैसेस विच डू नॉट लिक्विफाई आर टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कि ऐसी जो गैसेज जो बच जाएं, ऐसी जो गैसेज हैं, ऐसी जो वेपर्स है जो लिक्विफाई नहीं हो पाती है, उनको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप से हम बाहर निकाल लेते हैं, उनको हम बाहर है वो प्रोसेस करने के लिए ले जाते हैं। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में द रेजिड्यू ऑयल लिक्विफाइज एट 400 डिग्री सेल्सियस, फ्यूल ऑयल एट 350 to 400 डिग्री सेल्सियस, डीजल ऑयल एट 250 to 350 डिग्री सेल्सियस, kerosene oil at 170 to 250 डिग्री सेल्सियस, एंड गैसोलीन एट 40 to 170 डिग्री सेल्सियस। कि जो वेपर्स जो है वो उन पेट्रोलियम की जो वेपर है, जो रेजिड्यूल ऑयल की जो वेपर है वो 400 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में बदलती है। जो हमारी फ्यूल ऑयल की है वो 350 से 400 के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर पिघल के लिक्विड के अंदर चेंज होती है। डीजल है वो 250 से 350 के बीच में निकलता है, और कैरोसिन ऑयल है वो हमारा लगभग 170 से 250 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच में लिक्विफाई होता है। और इसी प्रकार जो गैसोलीन है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विफाई है वो अच्छे से हो जाता है। पेट्रोलियम गैस डज नॉट कंडेंस एंड इज टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कि जो पेट्रोलियम गैस होती है वो लिक्विफाई नहीं होती, इसलिए उसको जो टॉप होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का उससे बाहर निकाल दिया जाता है। अदर फ्रैक्शन आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव आउटलेट, सी इन फिगर 5.6। जो फिगर में आपको दिखाया गया उनमें अलग अलग साइड में जगह होती है, उनसे जो अदर फ्रैक्शन है उनको बाहर है वो निकाल लिया जाता है। अब आता है फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें पेट्रोलियम से उस जो रिफाइनिंग के दौरान, और उनके यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले रेजिड्यूल ऑयल जो होता है उसका क्या काम होता है। इट इज सब्जेक्टेड टू fractional distillation above 400 डिग्री सेल्सियस व्हेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। कि इसके अंदर क्या होता है, जब 400 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर के ऊपर जब हम इसका काम जो हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलता है 400 डिग्री से ऊपर वाले जो कॉलम होता है उसके अंदर क्या होगा, जो बच्चों ये फॉलोइंग कुछ प्रोडक्ट्स है वो निर्माण होंगे रेजिडुअल ऑयल के रूप में। जैसे कि पहला है एस्फाल्ट। ये क्या होता है, इट इज ब्लैक, ये काला होता है, एंड सेमी स्टिकी सेमी सॉलिड, ये सेमी सॉलिड होता है और हल्का चिपचिपा होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम C30H62 to C60H122। इनके जो ये एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिनका फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बच्चों लगभग C30H62 से लेकर C60H122, और इसका नेचर होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, ये ज्यादा भ्रमक नहीं होता। दूसरा इसका यूज क्या क्या है, इट इज यूज फॉर डैम्प प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। की जो डैम्प प्रूफिंग होती है फाउंडेशंस बिल्डिंग के अंदर, उनके रूप में उपयोग में लिया जाता है, उनको प्रूफ करने के लिए, ताकि उनके ऊपर जो है
डैम्प ना पड़े। और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, ये रोड बनाने के उपयोग में भी लिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग द अंडरसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बिजली के जो खंभे होते हैं इनके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है ताकि उनके ऊपर जंग है वो ना लगे। दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो है पैराफिन बैग्स, कि इट इज ए वाइट सेमी सॉलिड, ये एक वाइट कलर की एक सेमी सॉलिड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H42 टू C30H62। ये एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग C20H42 से C30H62 के बीच का होता है। इट कंटेन हाइड्रोकार्बन्स सच एज ग्रीस, वैसलीन एंड वैक्स, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि ग्रीस हो गया हमारा, वैसलीन हो गया और वैक्स हो गया, वो इसमें शामिल होते हैं। यूजेस क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, जिनसे कैंडल बनते हैं। इट इज यूज एज ग्रीस, ग्रीस के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग वैसलीन एंड ऑइंटमेंट, ये वैसलीन और ऑइंटमेंट बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स सच एज फेस क्रीम, फेस क्रीम जो होती है या अदर कॉस्मेटिक है उनको बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग वैक्स पेपर एंड मैचस्टिक एटसेट्रा, ये वैक्स पेपर और मैचस्टिक वगैरह जो चीजें होती है उनको बनाने के उपयोग में भी लिया जाता है। अब आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इट इज ए थिक विस्कस ऑयल, ये एक थिक और विस्कस ऑयल होता है, एक अलग प्रकार का ऑयल होता है, एक प्रकार से चिकना ऑयल इसको हम बोल सकते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो होता है हाइड्रोकार्बन का जो एक मिक्सचर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग C17H36 से C20H42 के बीच का होता है। क्या काम होता है इसका? इट इज यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, मशीन्स का पार्ट है उनको लुब्रिकेट करने के लिए, उनको थोड़ा चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सिलाई मशीन के अंदर भी हम मशीन ऑयल डालते हैं, अलग अलग मशीन में हम ऑयल डालते हैं, तो इसका उपयोग हम उनके रूप में कर सकते हैं। अब आता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम C15H32 टू C17H36, कि ये एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H32 से C17H36 के बीच का होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबव हाइड्रोकार्बन वेरी फ्रॉम 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल ऑयल होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रियल फर्नासेस और फॉर रेजिंग स्टीम इन बॉयलर, कि इनका यूज होता है इंडस्ट्रियल जो फर्नासेस होती है, जो भट्टी होती है, उनके अंदर फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। और जो स्टीम होती है बॉयलर के अंदर उसको ऊपर उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीजल ऑयल क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C13H28 टू C15H32, कि डीजल ऑयल होता है वो एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसका फॉर्मूला लगभग C13H28 से C15H32 के बीच का होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबव हाइड्रोकार्बन वेरी फ्रॉम 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन का वो लगभग 250 से 300 350 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है। अब आता है यूजेज इनके क्या क्या है। इट इज यूज टू रन जनरेटर्स फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि इसका प्रयोग है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जनरेटर को रन करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू रन इंजन फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर फील्ड, कि जो पानी के जो खेतों के अंदर हम पानी लाते हैं उनके लिए जो इंजन का उपयोग किया जाता है, तो उन इंजन को चलाने के लिए जो है डीजल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज टू रन हैवी व्हीकल सच एज बसेस, ट्रक एंड ट्रैक्टर, की जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस हो गए, ट्रक हो गए और ट्रैक्टर्स हो गए, उनको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है केरोसिन ऑयल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम C10H22 टू C12H26। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अबव हाइड्रोकार्बन विल वेरी फ्रॉम 172 टू 50 डिग्री सेल्सियस, कि ये जो केरोसिन ऑयल होता है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिनका फॉर्मूला लगभग C10H22 से लेकर C12H26 तक वेरी करता है, बदलता रहता है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन हाइड्रोकार्बन्स का वो 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच है, वो वेरी करता रहता है। अब आता है यूजेज इनके क्या क्या है। इट इज यूज्ड एज इल्यूमिनेट फॉर लाइट इन लालटेन, पेट्रोमैक्स लैंप एटसेट्रा, कि ये लाइट के रूप में उपयोग में किया जाता है जो लालटेन होती है उनके अंदर और लैंप्स के अंदर। इट इज यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल्स, विक स्टोव्स एंड प्रेशर स्टोव, कि हमारे घर में जो विक स्टोव और प्रेशर स्टोव होते हैं उनके अंदर प्रेशर वाले तो जिनसे हम नॉर्मली हमारे घरों में होते हैं, विक स्टोव थोड़े अलग होते हैं, तो उनके अंदर ये फ्यूल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इन अ वेरी प्योरीफाइड फॉर्म, एक बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर इट इज यूज्ड एन एविएशन ऑयल, प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर ये एक एविएशन फ्यूल के रूप में है वो उपयोग में लिया जाता है।
अब आता है गैसोलीन और पेट्रोल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 to C9H20 कि ये एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 से लेकर C9H20 के बीच तक वेरी करता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अवर हाइड्रोकार्बन वेरी फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। और इन जो हाइड्रोकार्बन है उनका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 140 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक बदलता रहता है। अब आता है यूजेज। इट इज यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड, इसको हम ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड के रूप में उपयोग लेते हैं। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट व्हीकल्स जैसे स्कूटर कार, इसका उपयोग जो है पेट्रोल का उपयोग हम स्कूटर कार जैसे हल्के जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने के लिए रन करने के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पेट्रोल गैस कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, इसका जो प्रयोग हम पेट्रोल गैस बनाने के उपयोग में लेते हैं जिनसे जो हमारे लेबोरेटरीज में काम ली जाती है। तो इस तरह से हम इनसे अलग अलग चीजें हैं वो बना सकते हैं। अब आता है पेट्रोलियम गैस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो पेट्रोल किस तरह से बनता है जो हमने पढ़ा था। अब पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C3H10 C3H8 C4H10 कि ये जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो लगभग किसके बीच में वेरी करता है बच्चों, वो मोलिकुलर फॉर्मूला वेरी करता है C3H8 से लेकर C4H10 तक। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, और इन जो हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यूजेज क्या क्या है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल बाय प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा बहुलकीकरण के द्वारा जो मोनोमर यूनिट होती है इनको जोड़ जोड़कर हम पेट्रोल बना सकते हैं। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर एंड मार्केटेड इन स्टील स्टैंडर्ड, जो सिलेंडर्स होते हैं हमारे घर में उनके लिए जो गैसेस होती है उनके अंदर जो पेट्रोलियम गैस होती है जिसको हम लिक्विफाई करके उनको अंडर प्रेशर करके उनको डाल देते हैं और उनको बेचते हैं। इट इज कॉमनली यू कॉल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको हम ज्यादातर है वो नॉर्मली जो है हम इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG के नाम से ज्यादा जानते हैं। एंड यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल, जो कि घरेलू ईंधन के रूप में हमें यूज करते हैं। इट इज क्रैक्ड टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको क्रैक किया जाता है ताकि हम कार्बन और हाइड्रोजन को प्राप्त कर लें। द कार्बन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री एज अ फिलर, तो कार्बन को है हम यूज करते हैं टायर इंडस्ट्री में फिलर के रूप में, और हाइड्रोजन है उसको यूज करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को बनाने के रूप में। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैसे बनती है, कंपोजिशन क्या होता है, अकरेंस क्या होता है, उनके बारे में जानते हैं। द ओरिजिन इसका क्या है। नेचुरल गैस वाज फॉर्म्ड million of year ago along with the petroleum when microscopic sea plant and animal die and got buried under the sand and the mud. These plant and animal under anaerobic conditions change to gas petroleum and discussed earlier, कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले जो छोटे छोटे जो जीव जंतु थे समुद्र में रहने वाले और पौधे थे वो सारे मरने के बाद में मिट्टी और जो कीचड़ होता है उनके नीचे दब गए, उनके बाद नीचे दबने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में उनके अंदर जो प्रेशर के कारण और हीट के कारण चेंज होके वो कोल पेट्रोलियम और गैस के अंदर है वो चेंज हुए, कोल के अंदर नहीं सॉरी पेट्रोलियम और गैस के अंदर चेंज हुए। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बच्चों 95% तो मेथेन होती है, 95% मेथेन होती है एंड 5% मिक्सचर ऑफ एथेन प्रोपेन एंड एथिलीन, और बचा हुआ जो 5% है वो इसमें एथेन प्रोपेन और एथिलीन शामिल होता है। अब अकरेंस इसकी, नेचुरल गैस इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्रीवियस रॉक सम टाइम अलोंग विद पेट्रोलियम एंड सम टाइम विदाउट पेट्रोलियम, कि नेचुरल गैस है वो जो रॉक्स है उनके बीच में पाई जाती है ट्रैप की हुई, जो कि लगभग ज्यादातर तो हमें पेट्रोलियम के साथ मिलती है लेकिन कभी कभी बिना पेट्रोलियम के हमें गैसेस मिल जाती है। इन इंडिया भारत में गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड, जो गैस फील्ड है वो डिस्कवर किए गए कहाँ कहाँ, त्रिपुरा में, मुंबई हाई में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे और जैसलमेर के अंदर, इन 4 जगहों में भारत में है वो गैस फील्ड है वो डिस्कवर किए गए हैं। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस क्या क्या होते हैं। एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के सोर्स के रूप में। व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर इट डिकम्पोज पायरोलिसिस टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब हम नेचुरल गैस को एयर की एब्सेंस में, एयर की अनुपस्थिति के अंदर अगर हम गर्म करें, इसको ज्यादा गर्म करें, तब जो है पायरोलिसिस प्रोसेस होती है और ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू,
फ्यूल के रूप में इसकी जो है वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होती है जो कि 55 किलो जूल पर ग्राम होती है। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद रखने वाली है। इट बर्न्स रेडिली एंड इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम, ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्री। ये जलने के लिए तैयार रहती है और यानी कि ये जल्दी जलती है, इसका मतलब यही है। और जो ये है वो घरों में और ऑटोमोबाइल्स में और इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में है वो काम में ली जाती है। अब आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल्स को किस तरह से हमें संरक्षण करना है, उसकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में जानते हैं। You are already aware to the fact that it take million of year for fossil fuel to be made। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियन साल लगते हैं। They are called non renewable resources because they are formed with extremely slow rate in earth crust। इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि जो इनका निर्माण है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही धीरे होता है, बहुत ही धीरे इनका जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है कन्वर्जन होता है। तो इसके लिए जो हम इनको है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर शामिल करते हैं। विद देयर एक्सटेंसिव यूज ऑफ दीज, स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्यूल इज गेटिंग डिप्लेटेड। कि जैसे जैसे हम इनका यूज ज्यादा कर रहे हैं ये जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहे हैं, कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है हम इनका अत्यधिक यूज कर रहे हैं जिसके कारण ये है वो खत्म होना शुरू हो रहे हैं। एट द रेट विच they are being used they will get soon depleted। कि जैसे जिस तरह से हम इनका यूज कर रहे हैं, जिस गति से हम इनका यूज कर रहे हैं, ये कुछ समय बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, पृथ्वी पर इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल कैन कॉज एयर पोल्यूशन। और इन फ्यूल का जो बर्निंग होता है, जो कि हम ज्यादातर करते भी है बर्निंग इनकी, जिसके कारण हमारा एयर पोल्यूशन भी होता है। इट ऑल्सो रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। विच इज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस इन नेचर, जिसके कारण हमारे नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बढ़ती है। स्मोक गिवन आउट बाय द व्हीकल एंड फैक्ट्री रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड स्मोक इन विंटर। की जो स्मोक इन व्हीकल से निकलता है उसके कारण हमारा जो शरीर है उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और सर्दियों में हमें धुआं भी देखने को मिल जाता है। द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पोल्यूटेड एयर मिक्स्ड विद वाटर वेपर टू फॉर्म क्लाउड एंड फॉल डाउन एज एसिडिक रेन डेट में डैमेज बिल्डिंग प्लांट एंड सोइल एटसेट्रा। जो ऑक्साइड बनते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, जो कि हमारे पोल्यूटेड एयर में बनते हैं, वो बाद में वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर क्लाउड का निर्माण करते हैं और फिर बाद में एक एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के रूप में बरसते हैं, जिसके कारण हमारी बिल्डिंग्स है, प्लांट्स है और सोइल है वो डैमेज होती है। एफर्ट शुड बी मेड, एफर्ट करने किए जाने चाहिए to find out renewable sources of energy like energy from wind, sun, flowing water, as these cannot be exhausted or are non polluting। के एफर्ट्स किए जाने चाहिए, प्रयास किए जाने चाहिए लोगों द्वारा कि जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है उनसे हमारे जो नॉर्मल जो यूजेस है, नॉर्मल यूज किए जाने वाली जो चीजें हैं वो बनाएं। जैसे कि एनर्जी हमें जो चाहिए वो हम विंड से, सन से, फ्लोइंग वाटर से बनाएं, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाले और ये कभी पोल्यूट भी नहीं होते अगर हम इनसे कोई चीजें बनाएंगे तो। क्योंकि ऐसे है कि बच्चों की हमारे नॉर्मली हम बनाते हैं पेट्रोल वगैरह से, जो कि नॉन रिन्यूएबल भी है और प्रदूषित भी करते हैं वातावरण को। लेकिन अगर हम इनसे चीजें बनाने सीख जाएंगे, जैसे कि हम फ्लोइंग वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसी तरह से हम अगर सारी चीजें इनसे बनाना शुरू कर देंगे, सारी चीजें सीख जाएंगे, तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल्स है, वो सारे हैं वो कंजर्व हो जाएंगे। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल टू सेव फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल इन द फॉलोइंग वेज। कि जो PCRA है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है इंडिया में, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से हम फ्यूल को बचा सकते हैं। पहला, ड्राइव एट ए मॉडरेट स्पीड, कि एक नॉर्मल स्पीड होती है उसी पर ड्राइव करें, ना ही ज्यादा तेज ड्राइव करें ना ही बिल्कुल स्लो ड्राइव करें। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, कि ड्राइविंग करते समय टायर का प्रेशर बिल्कुल सही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जब ट्रैफिक लाइट लाल हो तब हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। वैन गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, कि व्हीकल को है वो जो हमारा साधन है उसको रेगुलरली उसकी सर्विस है वो करानी चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, कि हमें थोड़ी दूरी तक जाना हो तो हमें साइकिल का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेज हो गई उनका यूज करना चाहिए। यूज कार पूल्स टू गो टू द वर्क और टू स्कूल, हमें स्कूल या फिर अगर कोई काम करने जाना है तो हमें कार पुलिंग का यूज करना चाहिए। कार पुलिंग का मतलब होता है बच्चों, आप बैठ के जा रहे हैं, आपके साथ अगर वहां पे जाने वाले और कोई भी है तो उनको साथ में लेकर जाएं।
तो इस तरह से है वो हम जो फ्यूल है उसको थोड़ा बहुत है वो बचा सकते हैं। असाइनमेंट आप अपने आप पूरा कर लेना, असाइनमेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है बच्चों माइंड मैप। माइंड मैप से आप समझ जाएंगे क्या है। फॉसिल फ्यूल्स है वो दो पार्ट्स में बदल सकते हैं, कोल्स में और पेट्रोलियम्स में, ठीक है। तीसरा है इसका नेचुरल, जो हमारे नेचुरल गैसेज है तो इनके अंदर, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कोल है वो क्या क्या यूज होते हैं, वो आपने पढ़ लिए हैं। इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, डिपॉजिट कहाँ कहाँ मिलते हैं ये भी पढ़ लिया है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो मैंने आपको पूरी जो विधि बताई थी, जो पूरी प्रोसेस बताई थी, उनसे क्या क्या बनते हैं, वो क्या क्या काम आते हैं, कोल तार, कोक, कोल गैस, जो सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। नेचुरल गैस के अंदर क्या यूजेस होते हैं उनके, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ कहाँ पे ये मिलती है इंडिया में, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है वो, उनके अंदर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें बनती है, कौन कौन सी चीजें बनती है, कहाँ पे ये मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो कंसंट्रेशन है इनकी क्या होती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। और इनके टाइप है वो दो टाइप होते हैं, उन दोनों टाइप के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।